बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 3 है, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल पार्ट 1। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द वेज फंक्शन रिविजिटेड इन चैप्टर 1। वी कंसीडर द डिटर्मिनेशन ऑफ हावरली वेज पर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1289% based on the data obtained from the current population survey per March 1995. The variables used in the analysis and the regression results are given in table 1.2. Let us write the wage function in a different format to emphasize the role of dummy variables in the regression. Wage is equal to beta 1 plus beta 2 d2 plus beta 3 d3 plus beta 4 d4 plus beta 5 education plus beta 6 experience plus u which name is equation 3.1. We know that the wage is the dependent variable and d2 d3 d4 education experience all are the independent variable, where d2 is the stand for 1 per female and 0 for male, and d3 is equal to 1 per non-white and 0 for white, and d4 is equal to 1 f union member and 0 for non-union member, where the d's are the dummy variable. For convenience, we are reproducing the results of the regression given in table 1.2 using the notation given in equation 3.1, which result is table 3.1. मतलब चैप्टर 1 में हमने ये डिस्कस किया था, वेज डिटर्मिनेशन जो है वो हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है, टेबल 1.2 में, ठीक है। ये वही फंक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने रिविजिटेड लिखा है, ठीक है, वही जो है चैप्टर 1 की जो वही वेज डिटर्मिनेशन है, ठीक है, वही मॉडल हमने दोबारा ली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशन की फॉर्मेट यहाँ पर चेंज की है, ठीक है। उधर टेबल 1. जो चैप्टर 1 में जो ये d2 था, ठीक है, उधर जो है फीमेल यहाँ पर हमने लिखा था, ठीक है, और इधर जो d3 है, ठीक है, उधर हमने नॉन वाइट लिखा था, ठीक है, और इधर जो d4 है, ठीक है, उधर हमने यूनियन लिखा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब वही सेम मॉडल जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 3 की जो मॉडल है वही सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन डेटा जो है वो डमी वेरिएबल है का है, ठीक है। तो हमने जो है इक्वेशन के कुछ फॉर्मेट जो है वो चेंज की है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि d2 और d3 और d4 की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारे साथ डमी वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर हम एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है ये भी हमारे साथ डमी वेरिएबल है, हाँ, लेकिन हमने इसको डमी वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जो d2 है, ठीक है, ये जेंडर की डमी वेरिएबल है। मेल के लिए हमने 0 इस्तेमाल किया है, ठीक है, और फीमेल के लिए हमने 1 इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये d3 जो है ये कलर ऑफ द लेबर है, ठीक है। अगर ये इसके डमी वेरिएबल जो है हमने 1 जो है वो हमने नॉन वाइट के लिए इस्तेमाल की है, और 0 जो है वो हमने वाइट के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। और d4 की जो डमी वेरिएबल है वो हमने 1 जो है वो यूनियन मेंबरशिप के लिए इस्तेमाल की है, और 0 जो है वो हमने अनयूनियन मेंबरशिप के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। इस तरह एजुकेशन की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए 1 पर एजुकेटेड पर्सन एंड 0 पर नॉन एजुकेटेड पर्सन, एंड एक्सपीरियंस की जो कोफिशिएंट है इसकी डेटा जो है वो हमने इस तरह उधर जो है उसने इस तरह एस्टिमेट की है, ठीक है, 1 फॉर एक्सपीरियंस पर्सन एंड 0 फॉर नॉन एक्सपीरियंस पर्सन। ये जो इक्वेशन है 3.1 की जो इक्वेशन है, ठीक है, इसकी रिजल्ट जो है यहाँ पर मैंने बुक से इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की बुक से मैंने डायरेक्टली डाउनलोड किए है, ठीक है, वो सारे कॉपी के टी है, वो इक्वेशन 3.1 को यहाँ पर एस्टिमेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और फीमेल नॉन वाइट यूनियन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ओके, तो इसकी कोफिशिएंट पे हम आते हैं कि फीमेल और नॉन वाइट की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है वेज को, और यूनियन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जो कोफिशिएंट है वो सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, फीमेल और नॉन वाइट की जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है वेज को, ठीक है, और यूनियन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है वेज को। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू की वैल्यू को देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बिल्कुल 0 आया है, ठीक है। तो इसकी जो
कोफिशिएंट है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंटली जो है वो अफेक्ट कर रहा है वेज डिटर्मिनेशन को, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एस्टिमेट टेबल 3.1, इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन 3.1 को हम एस्टिमेट कैसे करें, ठीक है। तो आंसर आता है फॉर एस्टिमेशन टेबल 3.1 वी यूज डेटा टेबल 1_1 XLS। ये जो डेटा है जो है, ठीक है, इस इक्वेशन टेबल 3.1 या इक्वेशन 3.1 को हम एस्टिमेट करने के लिए हम जो डेटा है, ठीक है, वो हम टेबल 1_1 जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये डेटा जो है, ये डेटा कैसे कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये डेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया, ठीक है, ठीक है। ये वही डेटा है जो इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की बुक में उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने एक्सेल फाइल पे आ गया जो डेटा मैंने डाउनलोड की है इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट की, ठीक है। तो मैंने टेबल 1_1 का एक्सेल्स फाइल की डेटा मैंने ओपन कर ली, इसलिए ओपन कर ली क्योंकि मुझे देखने हैं कि ये डेटा वाकई में वही है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि वही डेटा है जो बुक में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मैंने इसको कैंसिल कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने डेटा फाइल को जो है मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि ईव्यूज़ में इसको कैसे इंपोर्ट किया जाए, ठीक है, डेटा को। तो मैंने ईव्यूज़ को ला, ठीक है, इसको मैंने नीचे कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने डेटा को जो है एक्सेल फाइल को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, नीचे की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद मैंने ईव्यूज़ के ऊपर जो है ना इसको ड्रैप कर दिया। ड्रैप के बाद मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट फिनिश नो। तो हमारा डेटा जो है वो एक्सेल फाइल से ईव्यूज़ में सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्या करने जा रहा है, हम जो है वो वेज डिटर्मिनेशन की जो आउटपुट है, ठीक है, ये जो टेबल 3.1 है इसको हम एस्टिमेट अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जो है क्विक पे आ गया, ठीक है। क्विक के बाद मैं एस्टिमेट इक्वेशन पे आ गया, ठीक है। एस्टिमेट इक्वेशन के बाद में मुझे जो है ये OLS रन करनी है, ठीक है, रिग्रेशन रन करनी है। तो सबसे पहले मुझे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, वेज मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद मुझे स्पेस लगाने हैं, स्पेस के बाद मुझे सी लिखने हैं। सी का मतलब है कि मुझे इंटरसेप्ट लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट वन इज़ फीमेल, द सेकंड वन इज़ मुझे अभी दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है। द सेकंड वन इज़ नॉन वाइट, द थर्ड वन इज़ यूनियन, द फोर्थ वन इज़ एक्सपीरियंस, सॉरी एजुकेशन, द फोर्थ वन इज एक्सपीरियंस। आई रिपीट कि सबसे पहले हमें अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वेज है, ठीक है। इसके बाद सी का मतलब ये है कि मुझे इंटरसेप्ट लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे अपना सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीमेल है, नॉन वाइट है, यूनियन है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसको मैंने ओके कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो वेज डिटर्मिनेशन की एस्टिमेशन है, ठीक है, वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है, ठीक है। इन दोनों की जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम है, ठीक है। ये इसका रिजल्ट, ठीक है, हम देख सकते हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है वो सेम टू सेम है, इसलिए सेम है। ये जो रिजल्ट है, ठीक है, मैंने पावरपॉइंट स्लाइड में आपको बताया, ठीक है, ये मैंने बुक से डायरेक्टली जो है कॉपी की है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट सेम है। क्यों सेम है? इसलिए सेम है क्योंकि इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल की बुक में जो डेटा यूज़ हुआ है वो डेटा जो है हमने सेम टू सेम वही यूज़ की है, ठीक है। ओके, next, before we interpret the demi variables, some general comments about these variables are in order. तो हम इंटरप्रिटेशन से पहले कुछ रूल्स है, ठीक है, डमी वेरिएबल जो हम लेते हैं, ठीक है, इसके जो रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। बाद में जो है हम इंटरप्रिटेशन पे आएंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एफ एन इंटरसेप्ट is included in the model, and if a qualitative variable has m categories, then introduce only m-1 demi variables. For example, gender has only 2 categories, hence we introduce only one demi variable for gender. This is because if a female gets a value of 1, ipso facto a male get a value of 0. Of course, if an attribute has only 2 categories, it does not matter which categories gets the value of 1 or 0. So we could code male as 1 and female as 0. ठीक है। अगर रूल्स, फर्स्ट रूल ये है कि मतलब अगर हम मुझे इंटरसेप्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, मुझे इंटरसेप्ट लेनी है, ठीक है। तो हमारा जो अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ m कैटेगरीज है, ठीक है,
तो रूल्स ये है कि हम m-1 कैटेगरीज जो है, अगर हम डमी वेरिएबल जो लेते हैं, ठीक है, तो हाँ हम m-1 जो है वो हम डमी वेरिएबल यूज़ करेंगे। मेरा मतलब ये है कि हमारे साथ जो है 2 कैटेगरीज है, ठीक है, वो मैंने m कैटेगरीज, ठीक है, अगर हमारे साथ m वो जो है वो 2 है, ठीक है, मतलब कैटेगरीज जो है, एक अगर मैं जेंडर के केस में ले लूँ, ठीक है, तो एक फीमेल है और एक जो है मेल है। आपकी मर्जी है, अगर आप कोडिंग जो है मेल के ऊपर करते हो तो मेल जो है आप 1 लेते हो, ठीक है, तो आपने फीमेल जो है वो 0 कोडिंग लगाने हैं, ठीक है। अगर 1 के लिए अगर आपने फीमेल के लिए 1 कोडिंग कर ली, ठीक है, तो 0 के लिए आप मेल के लिए करोगे। मतलब कोई पाबंदी आप पे नहीं है, ठीक है, आप कौन सा जो है कौन सा कोड जो है आप किसको आप देने हैं, ठीक है। तो रूल्स ये है कि आपने m-1 जो है डमी वेरिएबल बनाने होगी, ठीक है। एफ फॉर एग्जांपल वी कंसीडर पॉलिटिकल एफिलिएशन एज चॉइस अमंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन एंड इंडिपेंडेंट पार्टीज वी कैन हैव एट मोस्ट 2 डमी वेरिएबल्स टू represent the three parties. If we do not follow these rules, we will fall into what is called the dummy variable trap. That is the situation of perpendicularity. Thus, if we have 3 dummies for the 3 political parties and intercept the sum of the 3 dummy will be 1, which will be equal to the common intercept value of 1, leading to perpendicularity. मतलब ये है, अगर हमारे साथ 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ 3 कैटेगरीज है, वो m जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है। अगर ठीक है, तो हमें रूल ये है कि हमें 2 वेरिएबल बनाने होगी। m-1 रूल पे हम अप्लाई, जो रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे। आई रिपीट, मतलब ये अगर हमारे साथ जो है m जो है वो 3 है, मतलब 3 पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब m हमारे साथ 3 है, ठीक है। तो हम रूल जो है वो m-1 जो है वो अप्लाई करेंगे। तो 3-1 जो है वो 2 वेरिएबल हमें डेमी वेरिएबल बनाने होंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे साथ डेमी वेरिएबल ट्रैप जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल 3 डेमी वेरिएबल बनाए, ठीक है, अगर हम इसके साथ जो है वो इंटरसेप्ट ऐड करेंगे तो इस तीनों का इन दोनों डेमी वेरिएबल का जो सम है वो 1 के बराबर होगा, तो हमारे साथ परपेंडिकुलरिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। The second rule is if a qualitative variable has m categories, you may include m dummies provided you do not include the common intercept in the model. This way we do not fall into the dummy variable trap. हमारे साथ जो सेकंड रूल ये है कि अगर हमने m डमी वेरिएबल ली है, ठीक है, और हम इंटरसेप्ट नहीं लेते, ठीक है, तो फिर डेमी वेरिएबल का मसला जो है वो नहीं आएगा। अगर हम इंटरसेप्ट लेते हैं, ठीक है, और m-1 फार्मूला पे हम नहीं चलते, ठीक है, और इंटरसेप्ट भी लेते हैं, ठीक है, तो फिर डेमी वेरिएबल ट्रैप का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। द थर्ड वन इज द कैटेगरी दैट गेट्स द वैल्यू ऑफ 0 इज कॉल्ड द रेफरेंस बेंचमार्क और कंपैरिजन कैटेगरी। All comparison are made in relation to the reference category as we will show with our example. reference categories वही है जो हमने अपने एग्जाम्पल यूज़ की है, मतलब मैंने यहाँ पर फीमेल यूज़ की है, नॉन वाइड यूज़ किया। ये हम यहाँ पर जो मॉडल में हमने जो है वो हमने एज ए रेफरेंस तौर पे हमने इस्तेमाल किया है, तो वो हमारे साथ रेफरेंस कैटेगरीज है, ठीक है। ओके, the fourth rule is if there are several dummy variables, you must keep track of the reference category, otherwise it will be difficult to interpret the results. अगर मतलब ये है इसका कि हमारे साथ चंद जो है वो डमी वेरिएबल है, ठीक है, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा रेफरेंस कैटेगरी जो है वो ये है, क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन में जो है आसानी हो जाए, ठीक है। द फिफ्थ रूल इज ए टाइम वी विल हैव टू कंसीडर द इंटरैक्टिव डमीज व्हिच वी विल इलस्ट्रेट शॉर्टली। The sixth one is since dummy variables take value of 1 and 0, we cannot take their logarithm, that is we cannot introduce the dummy variable in log form. मतलब ये है कि जो हमने क्वालिटेटिव वेरिएबल जो जनरेट की है, ठीक है, जो हमने डमी वेरिएबल के लिए 0 और 1 कोडिंग ली है, ठीक है, इसका लॉग हम नहीं ले सकते,
इसका log जो है वो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। 7 if the sample size is relatively small, do not introduce too many dummy variables. Remember that each dummy coefficient will cost 1 degree of freedom. अगर हमारे साथ जो है सैंपल साइज हमारा छोटा है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा डमी वेरिएबल लेने नहीं चाहिए, क्योंकि डमी वेरिएबल हम जब लेते हैं, ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लास्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डमी वेरिएबल्स, ठीक है। रिटर्निंग टू द वेज फंक्शन गिवन इन टेबल 3.1, लेट अस इंटरप्रेट द फीमेल डमी कोएफिशिएंट ऑफ -3.0748. Its interpretation is that the average hourly salary of a female worker is lower by about $3.07 as compared to the average salary of male worker, which is the reference categories. Here of course holding or other variable constant. मतलब ये है जो टेबल 3.1 में ये जो फीमेल की कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारे साथ -3.07 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल यहाँ पर हम ये भी हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस कैटेगरी है, ठीक है, रेफरेंस कैटेगरी हमने फीमेल यहाँ पर लिखे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल की जो तनख्वाह है, ठीक है, फीमेल की जो सैलरी है वो -3.07 जो है डॉलर जो है वो कम होगी बनिस्बत मेल की, ठीक है। इस कोएफिशिएंट का मतलब ये है, ठीक है। Similarly, the average hourly wage of union worker is higher by about $1.110 as compared to the average pay of non-union worker, which is the reference category, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, ये यूनियन की जो कोएफिशिएंट है वो हमारे साथ 1.09 है। इसका मतलब है अगर कोई वर्कर है, ठीक है, अगर वर्कर है, अगर वो यूनियन की कैटेगरी में है, ठीक है, तो उसका तनख्वाह जो है वो 1.09 जो है वो ज़्यादा होगी उस वर्कर की निस्बत जो यूनियन कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। Okay. Likewise, the average hourly wage of a non-white worker is lower by about -1.57 than a white worker, which is the reference category. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉन वाइट की जो कोएफिशिएंट है वो -1.56 है। इसका मतलब ये है कि जो काला बंदा है, जो नॉन वाइट पर्सन है, इसकी तनख्वाह जो है वो $1.56 जो है वो कम होगी बनिस्बत सफ़ेद या वाइट बंदे की, ठीक है। इस तरह हम एक्सपीरियंस की कोएफिशिएंट को भी दे सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, 0.16, ठीक है, इसकी तनख्वाह जो है अगर पर ईयर एक्सपीरियंस उसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी तनख्वाह जो है वो 0.16 जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, बनिस्बत अनएक्सपीरियंस पर्सन की, ठीक है। एजुकेशन की कोएफिशिएंट को भी हम देख सकते हैं 1.37 है, ठीक है। इसका मतलब ही पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर एक्स्ट्रा एजुकेशन किसी वर्कर के पास है, ठीक है, 1 ईयर एक्स्ट्रा एजुकेशन किसी वर्कर के पास है, ठीक है, मतलब वो एजुकेटेड है, तो इसकी तनख्वाह जो है वो $1.37 जो है वो जो है वो अनएजुकेटेड पर्सन की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं द कोएफिशिएंट, द एजुकेशन कोएफिशिएंट ऑफ 1.37 सजेस्ट दैट होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट फॉर एवरी एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग द एवरेज हावरली वेज गोज अप बाय अबाउट $1.37. What does the common intercept value of about -7.18 denotes? It is the expected hourly wage per white non-union male worker. That is the common intercept value refer to all those categories that take a value of 0. Of course, this is the mechanical interpretation of the intercept term. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट की जो टर्म है वो -7.18 है। ये उस कैटेगरी के लिए है, ठीक है, जो 0 है, ठीक है। आई रिपीट, मतलब ये उस कैटेगरी के लिए है, ये इंटरसेप्ट उस कैटेगरी के लिए है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। ये उस कैटेगरी के लिए है जो हमने 0 में हमने ली है, ठीक है। तो आपको पता है कि मतलब अगर हम D2 की डमी को देखें, ठीक है, तो इसकी जो कैटेगरी है, ठीक है, वो मेल के लिए 0 है, ठीक है। अदरवाइज बाकी वेरिएबल भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
इसकी इसकी जो कोफिशिएंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर सारा जो कोफिशिएंट है इसकी प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू जो है वो 0 है तकरीबन, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है सारे के जो कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। और आर स्क्वायर की भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि 0.32 है। इसका मतलब यह है कि 32% चेंजेस जो है वो वेज जो है डिटरमिन हो रहा है फीमेल नॉन वाइट यूनियन एजुकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से जो है एजुकेशन में 32% चेंजेस आते हैं, ठीक है। और बाकी जो तकरीबन 68% चेंजेस है वो अदर फैक्टर की वजह से आता है। हम एफ स्टेटिस्टिक को देख सकते हैं, ठीक है, और एफ प्रोबेबिलिटी भी हम देख सकते हैं वो 0 है। इसका मतलब यह है कि हमारा ओवरऑल मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you.